मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जेएस एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस पर हम आपकी तैयारी करा रहे हैं 2023 के अंतर्गत जो आपका यूपी टेट या सुपर टेट दोनों में से कोई सी भी परीक्षा आएगी तो उसमें जो सीडीपी से संबंधित पोर्शन है तो उसमें हर बार परीक्षा में जो रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चनों पर हम विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। उसी के अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहां से इन टॉप 20 क्वेश्चनों को करने के बाद आप इस तरीके के लगभग 30 या 40 क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। यहां से आपके इस क्लास से लगभग 2 या 3 नंबर 100% कन्फर्म होंगे टेट या सुपर टेट के लिए। तो इस वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि आपके मोटिवेशन से, आपके लाइक से, आपके जो है हमारे क्लास को प्यार करने से जो है हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है, उसी से हमें जो है कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और अपनी सीट को कंफर्म करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सीटेट 2011 में पूछा गया था। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वे होते हैं जो साधारण बच्चों जो काम को कर लेते हैं उस कार्य को करने में उन्हें कठिनाइयां महसूस होती है, ये उस कार्य को करने से उन्हें रोक दिया जाता है, वंचित रह जाते हैं। तो वे सब जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। उसमें आपके हैंडीकैप भी हो सकते हैं, उसमें आपके वंचित बालक भी हो सकते हैं। इसका जो है समावेशी शिक्षा की जो थ्योरी की क्लास है उसमें विशेष वर्णन किया गया है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हमें कैसी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? विशेष विद्यालयों में शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा कराई जानी चाहिए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति करनी चाहिए, यानी कि ऐसे बच्चों के लिए विशेष पद्धति विकसित करनी चाहिए। तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका होगा सी सही, कि हमें जो है विशेष बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों से मिलकर जो है विशेष बच्चों से मिलकर जो है क्या बनती है? आपकी समावेशी शिक्षा बनती है। समावेशी शिक्षा का जो मतलब होता है तो उसमें क्या होता है? समावेशी शिक्षा ये कहती है कि जो विशिष्ट बच्चे हैं या जो विशेष बच्चे हैं जो पिछड़ गए हैं किसी भी कारण से, वो चाहे शारीरिक कारण हो, जो मानसिक कारण हो, चाहे वो सामाजिक कारण हो, तो किसी भी कारण से जो बच्चे पिछड़ गए हैं तो उन्हें साधारण बच्चों के साथ यदि हम पढ़ाएंगे तो वो भी अपने उस पिछड़ेपन को सामान्य बच्चों के साथ धीरे धीरे आ जाएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। तो इन्हें अन्य सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाना, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू किया गया है। यानी कैसे बच्चों के लिए लागू किया गया है? 2009 में जो अधिकार अधिनियम आया था कि किन बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। तो ये नियम क्या कहता है? इस पे सबसे पहले देखिए, इसमें मुख्य पॉइंट जो था आपका वो था 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। निजी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के तक के जो बच्चे हैं तो उन्हें जो 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है। जो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है। और इन बच्चों से यदि वो फीस वसूल करते हैं तो उन्हें उसका 10 गुना जुर्माना देना पड़ सकता है, उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। और विकलांग बच्चों के लिए जो है ये 18 साल तक इसकी सीमा की गई है। यानी जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा 18 वर्ष तक होगी और जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए 14 वर्ष तक होगी। तो ये इसमें जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं तो वो है 6 से 14 वर्ष आपका शुरू में ही दिया हुआ है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष तक दी जानी चाहिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? देखिए, सबसे पहले आधारभूत सिद्धांत है क्या? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना सबसे पहला आधारभूत सिद्धांत एनसीएफ 2005 का ये है। इसके बाद जो है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, बच्चों को रट्टा नहीं लगवाना, रटन प्रणाली से मुक्त करना है। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रहे, मतलब कि जो पाठ्यचर्या है, जो आपने सिलेबस डिजाइन किया है तो वो खाली जो है एक तरीके जो करिकुलम डिजाइन किया है तो वो किसी भी तरीके से जो सिलेबस के अनुकूल है, जो पाठ्य हमने पुस्तकें बना दी है केवल उन्हें नहीं पढ़ाना है, हमें उसके अलावा भी हमें गतिविधियां करानी है बच्चे को। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जो है अस्थापना विद्यार्थी तैयार हो, मतलब
अस्थायी विद्यार्थी तैयार ना हो, मतलब वो जो है स्थायी विद्यार्थी तैयार हो। इसे जो है भारत जो पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा को, और पाठ्यचर्या को जो है बोझ से मुक्त करना है, यानी कि जो आपका जो करिकुलम है उसका बोझ कम करना है, यानी बस्ते का बोझ कम करना है। इस थीम पे ये काम करती है। तो इसमें जो सबसे पहला जो बी ऑप्शन है आपका, रटने को महत्व न करना, और इसके बाद अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो आपका देखिए, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये बात सही है। पुस्तकों से इतर यानी जो किताब हैं उनसे अलग भी ज्ञान हमें मिलना चाहिए। रटने को महत्व प्रदान न करना, ये बात सही है कि रटने विद्या को महत्व नहीं देना चाहिए। ये तो तीनों बातें जो हैं, तीनों सिद्धांत जो है एनसीएफ 2005 कहता है। लेकिन अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षाओं का आयोजन के लिए जो है बाह्य परीक्षाओं के आयोजन की ये वकालत नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ये जो है 2005 में सम्मिलित नहीं है एनसीएफ में। इसके बाद एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एज ए टीचर हमारे लिए कौन सी चीज सही है? तो बहुत कम बच्चों को सिखा सकते हैं हम, अधिकतर बच्चों को सिखा सकते हैं अध्यापक, कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं अध्यापक। एज ए टीचर ये सोच होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को सिखा सकते हैं। तो हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम प्रत्येक बच्चे को सिखा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो गणितीय शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, गणितीय शिक्षण ये कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अंतर्गत कि बच्चे के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके अंदर जो है एक तरीके से समस्या समाधान करने की जो है उसके अंदर योग्यता पैदा करनी चाहिए हमें, और जो उसको जो है गणितीकरण उसका होना चाहिए, यानी कि उसे जो है गणितीकरण करना है उसका हमें, जिससे कि वो तर्क वितर्क कर सके, तार्किक चिंतन कर सके, समस्याओं का समाधान कर सके। इस योग्य हमें बनाना है। गणितीय शिक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। तो बच्चों को अंकगणित का ज्ञान प्राप्त करवाना केवल इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। बच्चों को गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करवाना ये भी खाली इसका उद्देश्य नहीं है। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, ये इसका सही आंसर है। बच्चों का संवेगात्मक विकास करना खाली ये भी गणितीय शिक्षण का उद्देश्य नहीं। तो गणितीय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए हैं, विद्यार्थियों को 200 से अधिक प्रवेश हैं, तो विद्यार्थी आवश्यकता अनुपात कितना होगा? यानी कि किसी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में 200 से अधिक बच्चे हैं, तो उसमें जो है विद्यार्थी कितने विद्यार्थियों में कितने टीचर होने चाहिए? तो यहाँ पर जो है 30 पर, 40 पर, 45 पर या 50 पर। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 40 बच्चों पर एक टीचर होगा, यानी कि 40 अनुपात 1 यहाँ पर इसका आंसर होगा। यानी 40 बच्चे होंगे तो उस पर एक टीचर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणात्मक आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो गुणात्मक यानी क्वालिटी के लिए कौन सा शीर्षक के अंतर्गत कौन सी चीज महत्वपूर्ण की गई? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित मोटिवेशन को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभवों एवं पाठ्यक्रम सुधार के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बालकों के अनुभवों को, जो बालक अनुभव संरचित कर रहे हैं उनके संदर्भ में जो है ज्ञान को हमें जोड़ना चाहिए। ऐसा ज्ञान देना चाहिए कि बालकों के अनुभव पर आधारित होना चाहिए वो ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाया गया है? तो इसमें जो परीक्षा संबंधी सुधार हैं उनमें क्या सुझाया गया? तो कक्षा 10 की जो परीक्षा होनी चाहिए वो ऑप्शनल होनी चाहिए, यानी परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, ऑप्शनल होनी चाहिए। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालित होनी चाहिए, और प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं वो भी ऐच्छिक होनी चाहिए, नहीं ऑप्शनल होनी चाहिए। तो ये सारे सुधारों को जो है यहाँ पर सुझाया गया है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देश देना
कोई अच्छी बात नहीं है और अधिक बच्चों को सम्मिलित करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, यानी कि पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है कि अपने सहपाठियों का एक ग्रुप बना लिया, उसमें जो है सहपाठियों का एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे से सीखते हुए जो है अनुशिक्षण कराया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अध्यापकों के लिए योग्यता आधारित सामूहिकरण, ये भी बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालक जो किसी रूप से पिछड़ गए हैं, जो किसी तरीके से डिसेबल हैं, वो शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, आपका हैंडीकैप हो सकते हैं, दृष्टिबाधित होते सकते हैं, आप मानसिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, या आपका सामाजिक रूप से बहिष्कृत बच्चे हो सकते हैं। ये सब जो है निःशक्त बालकों में आते हैं। तो उनको जो है हमें कैसी शिक्षा का प्रावधान चाहिए, तो ये होता है आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। समावेशी शिक्षा में जो निःशक्त बालक हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, जो साधारण बालकों से या तो कमजोर हैं या तेज हैं, तो ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक कहा गया है। तो ऐसे बालकों में जो है निःशक्त बालक भी आते हैं जो विशिष्ट बालक होते हैं, और विशिष्ट बालकों को हम सामान्य बालकों के साथ जब मिलाकर पढ़ाते हैं तो वो होती है आपकी समावेशी शिक्षा। तो निःशक्त बालकों को जो हम सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाएंगे तो वो होगी मुख्य समावेशी शिक्षा द्वारा हम जो है उनको शिक्षा का प्रावधान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर, शारीरिक निर्योग्यता यानी फिजिकल हैंडीकैप वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र से में सबसे संतोषजनक होगी? तदात्मीकरण नहीं, इसके अलावा जो है आपका आता है विवेकीकरण, ये भी नहीं है, आपका आता अतिकल्पना, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में से एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं कि एक सप्ताह में वो कितने घंटे पढ़ाएगा। तो एक सप्ताह में जो है टीचर कम से कम 45 घंटे पढ़ाना अनिवार्य है, यानी 7 दिन में जो है एक टीचर 45 घंटे पढ़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना चाहिए, यह बात सही है। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना चाहिए, यह भी सही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना चाहिए, यह दायित्व भी होता है। तो ये जो है सभी यहां पर इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? राजस्थान के जो है टेट 2011 में पूछा गया था। तो महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए। शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, खाली महिलाओं को के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण पैदा करके जो है हम जो है जो शांति शिक्षा हम देना चाह रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा। खाली नैतिक शिक्षा पढ़ाने से शांति का जो शिक्षा है उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। शांति शिक्षा को अलग से भी पढ़ाना जो है कोई ज्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। शांति शिक्षा को जो हम पढ़ रहे हैं तो उसी पाठ्यक्रम में बच्चे के शामिल कर देना चाहिए। जो भी बच्चा पाठ्यक्रम पढ़ रहा है कोई सी भी क्लास का, तो उसी में जो है शांति शिक्षा को सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी वैध दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जा सकती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्रित होना चाहिए और विद्यार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। तो ज्ञान स्थायी नहीं होता, ज्ञान जो है बदलता रहता है। शिक्षक से यानी कि टीचर सेंट्रल से नहीं जाना है हमें, यानी कि टीचर को सेंटर में नहीं रखना, टीचर से स्टूडेंट की तरफ नहीं जाना है, हमें जाना है स्टूडेंट से, यानी कि लर्नर सेंटर होना चाहिए, उसे टीचर की तरफ उसे जाना चाहिए। तो विद्यार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित होना चाहिए ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा,
सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन यानी ग्रुप वर्क, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका बी सही, यानी सतत और निरंतर व्यापक मूल्यांकन हमें करना चाहिए। ये परीक्षा सही होती है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, यानी कि जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे हैं वो विशिष्ट बच्चे हैं, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ऐसी शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। यानी कि जब ये विशिष्ट बच्चे हुए विशेष रूप से, तो विशिष्ट सामान्य प्लस विशिष्ट बराबर समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसके लिए है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों एवं पदों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो ये है आपकी 6 से 14 वर्ष तक, ये आपकी जो है आपकी मतलब कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री है। और वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कहा गया है। तो देखिए निःशक्त बच्चे वही आपके डिसेबल बच्चे जो होते हैं, क्रो ने कहा है निःशक्त बच्चों के लिए ऐसे बालक जिनमें ऐसे शारीरिक दोष हों जो किसी भी रूप से उसे साधारण क्रिया में भाग लेने से रोकते हैं, यानी कोई साधारण क्रिया हो रही है उसमें भाग नहीं लेने से रोकते हैं या उसे सीमित कर देते हैं, ऐसे बालकों को हम निःशक्त या विकलांग बच्चे कहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें जो है, ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया? तो ऐसी शिक्षा के लिए हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। जो निःशक्त या डिसेबल बच्चे होते हैं तो वो विशिष्ट बच्चों में आ गए, और विशिष्ट बच्चे प्लस सामान्य बच्चे बराबर समावेशी शिक्षा होती है। तो समावेशी शिक्षा उनके लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करता है? इसका जो आंसर है आप हमें ऑप्शन में लिखेंगे। और ये 20 क्वेश्चनों से मैं आशा करता हूं कि आपके कई सारे डाउट जो है आपके यहाँ पर दूर हुए हैं। इन क्लासों को कंटिन्यू आप रखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसके अलावा हमारी जो थ्योरी की क्लासें भी रेगुलर चल रही है बीएड के लिए, बीटीसी के लिए, और उन थ्योरियों को आप पढ़ के जो है अपने टेट सुपर टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो आप किसी न किसी रूप में सीखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़िए। रोजाना हमारी क्लास में आप अपने 20-25 मिनट देंगे तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, आपका जो भी फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।